हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य टेस्ट सीरीज के हर टेस्ट के 31 से 40 क्वेश्चन तक अपन आज कंटिन्यू करेंगे। ध्यान देना यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहना चाह रहा है कि रेजिस्टेंस आर ड्रॉज पावर पी व्हेन कनेक्टेड टू एसी सोर्स। किससे कनेक्ट कर दिया है? एसी सोर्स। किससे कनेक्ट किया है? एसी सोर्स। इफ एन इंडक्टेंस इज नाउ प्लेस्ड सीरीज विथ द रेजिस्टेंस, दैट मीन्स रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन में किसको कनेक्ट किया है? इंडक्टेंस आर एल, सच दैट द इंपिडेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स जेड, द पावर ड्रॉन विल बी। पावर की अगर बात करें तो बेसिक फॉर्मूला पावर का क्या है अपने पास? वी स्क्वायर बाय आर, या अपन क्या बोल सकते हैं? आई स्क्वायर आर। ये अपन बात कर रहे हैं कौन से सर्किट में? डीसी सर्किट में। तो अगर अपन इस सर्किट से देखें तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या आ गया? वी स्क्वायर इक्वल टू पी आर, बेसिक फॉर्मूला। अगर अपन एसी सर्किट में बात करने जाए तो जो पावर का फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या रहेगा? वी आर एम एस, साथ में क्या रहेगा? आई आर एम एस। और इन दोनों के बीच में एक पावर फैक्टर वर्ड आता है जो उनके फेज डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, वो क्या रहेगा? कॉस फाई। अब अपन इस पावर के फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहां पर अपने पास करंट भी है और पोटेंशियल भी है, लेकिन यहां पर अगर अपन देखें तो अपन ने पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाल रखा है, तो करंट को चेंज करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, वोल्टेज के जो फॉर्मूले होते हैं, अगर ओनली आर सर्किट है तो आई आर, इफ इंपिडेंस ऐड हुआ तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई जेड। तो अपन यहां पर वही फॉर्मूला ऐड करते हैं, तो I इक्वल टू आएगा V बाय जेड। तो यहां पर वी आर एम एस और आई आर एम एस इक्वल टू क्या है? वी आर एम एस डिवाइडेड बाय जेड। और कॉस फाई क्या होता है? पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर की बात करें तो ध्यान देना, यहां पर अगर देखें तो यहां पर आर, ऊपर क्या है? एक्सएल, नीचे क्या है? एक्स सी। तो अभी तो एक्स सी की बात नहीं, तो इसको अपन देखते नहीं है। इनका रिजल्टेंट क्या रहता है? जेड। तो यहां से ध्यान दें तो ये अगर देखें तो एज सेम होगी। एज क्या होगी? सेम। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, अपॉन में बेस, और ये है हाइपोटेनियस। तो कॉस फाई इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आर बाय जेड। तो एक फॉर्मूला अपने पास आ गया, बी आर एम एस स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर, और साथ में क्या है? आर। वी आर एम एस स्क्वायर का फॉर्मूला यहां से उठा के रख लेते हैं, तो वी आर एम एस इक्वल टू क्या है? पी, साथ में क्या है अपने पास? आर, और एक आर और है तो ऐड कर देते हैं, पी आर स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। अपने पास आंसर आ गया। ये पी ड्रॉन मतलब जितना अपने पास पावर आया है वो कितना है? पी आर बाय जेड होल स्क्वायर। मतलब अपने पास कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड। सही है। ध्यान देना, फिर से वही वी आर एम एस आई आर एम एस में चेंज करते टाइम अपने को सिर्फ ये ध्यान देना, या तो पावर हो सकता है आई आर एम एस स्क्वायर, साथ में कौन है? आर, या तो आई की जगह पर अपन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? वी आर एम एस स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर और साथ में आर। ये दो फॉर्मूले अपन ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 32 क्वेश्चन में ध्यान दें तो एन एसी सर्किट हैज आर इक्वल टू 100 ओम, कैपेसिटेंस कितना है? 2 माइक्रोफेरड, एंड इंडक्टेंस कितना है? 80 मिली हेनरी, कनेक्टेड इन सीरीज। देन क्वालिटी फैक्टर, फॉर्मूला क्या है क्वालिटी फैक्टर का? Q इक्वल टू 1 बाय आर अंडर रूट एल बाय सी। ऐड कर लेते हैं, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी 100 ओम, 100 ओम, साथ में क्या है? अंडर रूट एल। इंडक्टेंस कितना है? 80 मिली हेनरी, तो मिली मतलब -3। साथ में अपने पास कैपेसिटेंस वैल्यू क्या है? 2 माइक्रोफेरड, माइक्रो मतलब क्या है? पावर, 10 टू द पावर -6। क्वालिटी फैक्टर कितना है? 1 बाय 100 अंडर रूट 2 से कैंसिल किया तो कितना आएगा? 40। साथ में -6 ऊपर जाएगा तो +6, और +6 में से 3 माइनस कर दें अपन तो कितनी पावर आ रही है अपने पास? 3। सही है। ये कितना हो गया अपने पास? 40,000। कितना हो गया? अंडर रूट 40,000। 40,000 में ध्यान दें तो 400 से बाहर कितना आ रहा है? 20। 1 बाय 100 20, और यहाँ पे 2 जीरो और हैं तो 1 जीरो, मतलब ये 40,000 किसका स्क्वायर है? 200 का स्क्वायर, और डिवाइड कर दे तो आंसर कितना आएगा? क्वालिटी फैक्टर वैल्यू विल बी 2। आंसर क्या है अपने पास? सेकेंड। 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, द लेंथ ऑफ ए मैग्नेट इज लार्ज। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बोल सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज बस ज्यादा है। द लेंथ ऑफ ए
magnet is large compared to its thickness and breadth. The time period of its oscillation in the vibration magnetometer is 2 सेकेंड। मतलब वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी एच। बी एच मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी दे दी है 2 सेकेंड। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा था मैग्नेट इज कट अलोंग द लेंथ इनटू 3 इक्वल पीसेस। मतलब अपने पास जो लेंथ है मैग्नेट की, इसके कितने इक्वल पार्ट किए 3। तो पार्ट किए तो लेंथ भी 3 टाइम्स डिवाइड हो गई L/3 और मास भी कितने टाइम डिवाइड हो गया M/3। वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद आगे क्या ऐड किया 3 पार्ट्स आर देन प्लेस्ड ऑन ईच अदर विथ देयर लाइक पोल्स। मतलब इसके जैसे ये अपन ने बोला साउथ और ये था नॉर्थ, तो अपने आप जनरेट हो गया ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो मतलब अपन ने तीनों के लाइक पोल्स ऐड करते हुए जब इन्हें ऐड किया तो ध्यान देना कुछ वैल्यूज पे ध्यान देना। पोल स्ट्रेंथ डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ, लेंथ पे डिपेंड ही नहीं है, तो पोल स्ट्रेंथ तो चेंज नहीं हुई, लेकिन पोल स्ट्रेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड है। तो जैसे इनको ऐड किया तो लेंथ तो L/3 है, लेकिन अब पोल स्ट्रेंथ M और M कितनी ऐड हो गई 3M, वैल्यू आ गई। अब इसमें जो चेंजेस देखना है तो सबसे पहला चेंजेस अपन देख लेते हैं किसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर्मूला क्या होता है mL²/12। कब, जब सेंटर से इसको रोटेट करना चाह रहे हैं अपन, तो m की वैल्यू M/3 डिवाइडेड बाय 12, लेंथ कितनी हो गई L/3। तो अब देखना एक चेंज यहां पर और समझना, मास पहले 3 टाइम्स हुआ लेकिन बाद में तीनों को ऐड किया तो M/3 मतलब मास में कोई चेंज नहीं हुआ। तो मास की वैल्यू अगर अपन ध्यान दें तो मास की वैल्यू अपन कितनी लेकर चलेंगे, मास की वैल्यू अपन यहां पर कितना लेकर चलें m। अब मास की वैल्यू अगर अपने पास m है तो वापस आ जाते हैं क्वेश्चन में, लेंथ कितनी हुई L/3 का स्क्वायर कितना L/9। तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया अपने पास I mL²/12 डिवाइडेड बाय 9। फिर आगे जाकर देखें तो चेंज किसमें हो सकता है, तो अपने पास एक है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है स्मॉल m, मतलब पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पोल। तो पोल स्ट्रेंथ में तो कोई चेंज नहीं हुआ अपने पास। आगे क्या चेंजेस आ रहा है, तो न्यू लेंथ, लेंथ कितने टाइम डिवाइड हो गई है 3 टाइम्स, तो 2L/3 दैट मींस डाइपोल मूवमेंट M/3। चेंज आ गए अपने पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, साथ में अपने पास क्या आ गया डाइपोल मूवमेंट। टाइम पीरियड चेक कर लेते हैं I' 2 पाई अंडर रूट आई की वैल्यू कितनी हो गई है I/9 m, साथ में कितना है m की वैल्यू में क्या चेंज आया M/3 और क्या है वैल्यू अपने पास bs। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं है, डिवाइड करें तो कितना आ गया 3। अब ध्यान देना 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन MBH की जगह अपन इनिशियल टाइम पीरियड लिख लेते हैं और अंडर रूट के अंदर क्या है 3। इनिशियल टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी थी अपने पास 2 और अंडर रूट के अंदर क्या है 3। फाइनल आंसर आ गया 2/√3। मतलब बेसिक में ध्यान दें अपन तो अपने को एक चेंज देखना है I में, दूसरा चेंज देखना है किसमें M में, और किसी में ध्यान नहीं देना है। तो अपने पास फाइनल आंसर कितना आ गया 2/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 जो है अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है। बोला गया है 2 पार्टिकल्स A एंड B हैविंग चार्जेस 20 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली आर हेल्ड फिक्स्ड विद ए सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। आपको डायग्राम दिख रहा है। अब अगर ध्यान दें तो सेपरेशन भी दे दिया है, फिर आगे बोला है एट व्हाट पोजीशन ए थर्ड चार्ज पार्टिकल शुड बी प्लेस्ड सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस ए न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब आपसे वो एक बेसिक कंडीशन में न्यूट्रल पॉइंट पूछना चाह रहा है, नल पॉइंट पूछना चाह रहा है। अब अगर नल पॉइंट पे देखें तो अगर अपन इनके बीच में कहीं पर भी नल पॉइंट प्लेस करें, मान लो यहां पर आपने इमेजिन कर लिया कि नल पॉइंट हो सकता है, तो अगर यहां इमेजिन करें तो अगर जैसे आपने यहां पॉजिटिव चार्ज लिया कोई Q, तो ये 20 वाला इस पे क्या करेगा रिपल्शन, 20 वाला रिपल्शन करके इसको इस डायरेक्शन में भेजेगा और माइनस वाला अट्रैक्ट कर लेगा वो भी इस डायरेक्शन में, तो दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे। मतलब इस पे एक नेट फोर्स जनरेट हो रहा है। तो इनके बीच में कहीं पर भी प्रेजेंट हो ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो इनके आउटसाइड कहीं तो पॉसिबल है। आउटसाइड में कहां होता है, तो ध्यान रखना जो भी स्मॉलेस्ट चार्ज है उसके आउटसाइड।
मतलब 5 माइक्रोकूलाम के आउटसाइड, और वो डिस्टेंस अपने को नहीं पता, तो हम अपन कितनी इमेजिन कर लेते हैं x। अब नेट फोर्स अगर देखें तो एफ नेट इक्वल टू अपने पास क्या है यहां से डिस्टेंस, तो एफ नेट इक्वल टू F1 प्लस F2। फिर से ध्यान देना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं अपन, एफ नेट इक्वल टू क्या है अपने पास 0, फोर्स कितना आएगा, तो यहां से जो 20 वाला फोर्स जनरेट करेगा K इंटू 20 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय अपने पास क्या है यहाँ पर, तो वैल्यू है यहां से d प्लस एक्स, और इसका क्या अपन जनरेट कर लें स्क्वायर। फिर यहां से अगर ध्यान दें तो F2 कितना है अपने पास -5, और Q के लिए तो -5 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय क्या है एक्स स्क्वायर। इसको इधर लेकर आते हैं तो 5K -5 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू K 20Q डिवाइडेड बाय d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, d प्लस एक्स का होल स्क्वायर से जनरेट करके देख लेते हैं। d प्लस एक्स होल स्क्वायर, यहां से k q कैंसिल हो जाएगा और 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। इसको इधर लेकर आओ तो d प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है अपने पास 4। स्क्वायर हटा दें, तो स्क्वायर हटाने के लिए यहां से स्क्वायर हटेगा तो दोनों साइड क्या कर दें अंडर रूट d प्लस एक्स, यहां ध्यान देना d प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू क्या है 4, d प्लस एक्स इक्वल टू 4x, ध्यान देना। और इसमें आगे क्या लगा हुआ था अपने पास माइनस, तो माइनस लेकर जाते हैं, माइनस को अंदर लेकर अगर जाएं तो माइनस d माइनस एक्स इक्वल टू क्या है 4x, और ये उधर जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -5, और वैल्यू कितनी है अपने पास x। ध्यान देना, मतलब अपने पास एक वैल्यू जनरेट हो गई है जो कितनी है -5 दैट मींस वो वैल्यू कहीं बीच में प्रेजेंट नहीं है, वो वैल्यू इसके कहां पर है आउटसाइड प्रेजेंट है, आउटसाइड प्रेजेंट। अब इसमें थोड़ा सा और ध्यान देना, सेम क्वेश्चंस में अगर आपके पास सेम चार्ज के लिए कॉन्सेप्ट आता है तो अपन एक फॉर्मूला लगा लेते हैं x1, जिस भी चार्ज से फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है √q1 अपॉन √q1 प्लस q2 टोटल डिस्टेंस। अगर बोल सकते हैं अपोजिट चार्ज के लिए फॉर्मूला आता है तो अपन सेम फॉर्मूले को लगाते हैं q1 अपॉन √q2 माइनस q1 और मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देते हैं x, मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देते हैं अपन x। तो अभी अपने पास अपोजिट चार्ज है, किसी भी एक जगह से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो अपन किससे निकालने की कोशिश कर रहे हैं 5 माइक्रोकूलाम से, तो 5 वाले के लिए √5, चार्ज के लिए माइनस साइन यूज नहीं करना है। टोटल डिस्टेंस नेट चार्ज Q2 कितना है 25, और टोटल डिस्टेंस इसके बीच की कितनी है 5। सॉल्व करें तो √5 20 को क्या लिखें 4 इंटू 5 माइनस √5 और टोटल डिस्टेंस कितना 5। यहां से ध्यान देना 5 तीनों के पास है, कैंसिल कर दो, यहां बचा 1 से बाहर कितना लेकर आते हैं 1, 4 से कितना 2, यहां से कितना 1 और मल्टीप्लाइड बाय 5, तो फाइनल आंसर कितना आ गया अपने पास 5। तो आप बेसिक में दो फॉर्मूले याद रख लेना, अगर सेम चार्ज है तो फॉर्मूला क्या है √q1 अपॉन √q1 प्लस √q2 इंटू डी टोटल डिस्टेंस, और यहां पर √q1 अपॉन √q2 माइनस √q1 और डिवाइडेड बाय 2 मतलब मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देना है टोटल डिस्टेंस। फाइनल आंसर क्या आया अपने पास, डिस्टेंस अपन ने फाइंड कहां से की है 5 माइक्रोकूलाम से, कितनी डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो अपने पास आंसर है एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकूलाम ऑन द राइट साइड, इस साइड राइट साइड अपोजिट टू द 20 माइक्रोकूलाम। फिर आते हैं अपन 35 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, ध्यान देना। सब्सटेंस इन विच द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सिंगल एटम इज नॉट जीरो, नॉट जीरो में जाते हैं तो सबसे पहला सब्सटेंस कौन सा है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब सारे जो होंगे वो बॉन्ड बने हुए होंगे, सारे अगर बॉन्ड बने हैं तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब इसमें कोई मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट नहीं होगा, तो इसके लिए वैल्यू है कितनी 0, तो ये तो आंसर पॉसिबल नहीं है। पैरामैग्नेटिज्म जो रहेगा, पैरामैग्नेटिक में अगर देखें तो अपन किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस देखें तो ऑलवेज पैरेलल चलेंगे सारे,
और फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस एक अलग सब्सटेंस बोल सकते हैं अपन, केमिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे यूज हो रहे हैं आजकल फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अगर देखें तो ये पॉसिबल नहीं है, बचा आंसर पैरामैग्नेटिक भी सही है और फेरोमैग्नेटिक भी सही है, दो पॉसिबल हो सकते हैं। बट इफ दोनों ऑप्शन में है और ऑल ऑफ दिस या बोथ ऑप्शन नहीं है, तो फिर ज्यादा सही आंसर अपन किसे मान के चलेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए कभी भी मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू जो है वो नल नहीं हो सकती, मतलब एक दूसरे से कैंसिल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अपने पास फाइनल आंसर क्या है, पैरामैग्नेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ एल, बहुत सिंपल है, तो क्वेश्चन सामने दिख रहा है, ध्यान देना। अगर इसकी अपन टोटल लेंथ की बात करें, टोटल लेंथ की बात करें, ध्यान देना, टोटल लेंथ अगर अपन देखें किसी सर्कल के लिए, तो सर्कल के लिए क्या होती है, 2 पाई आर। क्यों होती है, क्योंकि पूरे सर्कल का जो एंगल है वो 360 डिग्री 2 पाई है, मतलब दैट मींस जो टोटल लेंथ है वो होती है थीटा आर। थीटा क्या है, एंगल, यहां पर एंगल अपने पास कितना है 60, दैट मींस पाई बाय 3, तो टोटल लेंथ है पाई बाय 3 आर। यहां से रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस आर इक्वल टू क्या आ गया, 3l बाय पाई, क्या गया 3l बाय पाई। यहां से अगर आप ध्यान दो तो ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर ये आर तो ये क्या है आर। और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है स्मॉल m इन डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पोल अपने पास कितना है r, यहां से न्यू वैल्यू जो आएगी m, और r की वैल्यू कितनी है 3l बाय पाई। और इनिशियल डाइपोल मोमेंट किसी के लिए भी क्या होता है, स्मॉल m इंटू 2l, या ये टोटल लेंथ है तो इसको अपन l भी फाइंड कर सकते हैं। यहां से अगर देखें तो ये l और m की जगह कैपिटल M आएगा, साथ में कौन है 3 डिवाइडेड बाय कितना है पाई, तो अपने पास फाइनल आंसर में क्या आ गया 3m बाय पाई। सही है, बस इसकी थोड़ा सा लेंथ पे ध्यान देना अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला एग्जिस्ट इन द स्पेस, द वर्क डन इन द टेकिंग द मैग्नेट स्लोली फ्रॉम द डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड। वर्क डन की बात करें, बेसिक फॉर्मूला है mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। m की वैल्यू दी है, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना दिया है, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू, यहां पर क्वेश्चन में अगर ध्यान दे तो क्वेश्चन में जो वैल्यू दी होगी मैग्नेटिक मूवमेंट की वो कितनी वैल्यू होगी, 2 इंटू 10 टू दी पावर -4, क्या दी होगी वैल्यू 2 इंटू 10 टू दी पावर -4, वैल्यू मिसिंग है, आप पेपर में चेक कर लेना एक बार। तो वैल्यू अगर देखें तो मैग्नेटिक मूवमेंट 2 इंटू 10 टू दी पावर -4, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 6 इंटू 10 टू दी पावर 4, चेक कर लेते हैं, ये प्लस में होगी वैल्यू, तो यहां पर क्या है 4। वेल एंगल की अगर बात करने जाए तो पहले उन्होंने कुछ बात नहीं की, मतलब उन्होंने पहले एग्जिस्ट इन द स्पेस, वर्क डन टेकिंग मैग्नेट स्लोली डायरेक्शन पैरेलल, पैरेलल दैट मींस 0 डिग्री cos 0, और बाद में कितने एंगल से रोटेट कर दिया cos 60। बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। यहां से ध्यान दे तो ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 12, cos 0 कितना 1, cos 60 1/2, सॉल्व करने जाए तो 12 इंटू 1/2, आंसर कितना आ गया 6 जूल। कितना आंसर है अपने पास 6 जूल। तो ध्यान देना क्वेश्चन में मिसिंग है, आप ऐड कर लेना, यहां से पेपर में दिया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फॉलोइंग फिगर शोज द अरेंजमेंट, मतलब फाइनल आंसर आपको निकालना है नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, दैट मींस वेक्टर का जो एडिशन का फॉर्मूला है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये लगेगा। एंगल सेम, डायरेक्शन जो है अपोजिट है, जैसे यहां पर देखें तो साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ एंगल कितने का बन रहा है 90 डिग्री। यहां से ध्यान दें तो साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ अगर सेम है तो यहां पर एंगल आ रहा है 180, दैट मींस इसका डाइपोल मूवमेंट कितना आ जाएगा 0। यहां से ध्यान दें तो साउथ टू नॉर्थ और यहां पर साउथ टू नॉर्थ एंगल कितना दिख रहा है 30 डिग्री, और यहां से देखें तो एंगल कितना दिख रहा है 60। तो अपने को इसको सॉल्व करना पड़ेगा अलग अलग। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही मैं बोलना चाहता हूं आपसे कि आप एक बात पे ध्यान देना, जिसकी थीटा की वैल्यू कम होगी उसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा ज्यादा, क्योंकि एडिशन ऑफ वेक्टर में अपन सिंपल बोलते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू होती है a प्लस बी, कितने एंगल पर, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री।
और मिनिमम वैल्यू होती है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर कितनी होती है, यहां से ध्यान दे तो a माइनस बी, तो मैक्सिमम वैल्यू 0 पर है, दैट मींस एंगल इंक्रीज होगा तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज। तो यहाँ पे सबसे छोटा एंगल कौन सा है, वो है 30 डिग्री, तो आंसर यही आएगा। अब अपन थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर यहाँ cos 90 रखे फर्स्ट वाले ऑप्शन के लिए, तो अपन ने फाइनल आंसर रखा m नेट अंडर रूट m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2mm, cos 90 कितना होगा 0, तो ये पूरा 0 होगा और फाइनल आंसर आ जाएगा m रूट। सेकेंड वाले में ध्यान दे तो अपने पास 180 है, तो ये तो कितना आ जाएगा 0। थर्ड वाले में ध्यान दे तो अपने पास है फाइनल आंसर m नेट इक्वल टू अंडर रूट m स्क्वायर 2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसल। अगर m कॉमन निकाल लें तो अंदर अपने पास कितना बचेगा, यहाँ 2 और यहाँ पर है √3, ठीक है। लास्ट में फोर्थ है अपने पास 60, तो अपन 60 डिग्री को और सॉल्व कर लेते हैं, तो अंडर रूट m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2mm cos 60 कितना 1/2, तो ये m स्क्वायर 3m स्क्वायर, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा m√3। वैल्यूज पे ध्यान देना, √2 यहाँ पर है 2 प्लस √3 की वैल्यू अगर आप ध्यान दो तो 1.732 ऐड करेंगे 3.73 और यहाँ पर √3, तो ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन है 3.73। तो बड़े क्वेश्चन में जाने से बेटर है आप ध्यान देना मैग्नेटिक मूवमेंट में जिसमें थीटा लेस होगा उसके लिए फाइनल मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी ज्यादा, दैट मींस m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 39। अबव क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर के लिए बात करें तो क्यूरी लॉ दिया गया है ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है टेम्परेचर, लेकिन क्यूरी लॉ लगता किस पर है, तो अपन बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इस पर लग रहा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस फॉलो नहीं कर रहा क्यूरी लॉ को और फेरोमैग्नेटिक फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन एक क्यूरी वाइज लॉ बनाया गया है उसके लिए। क्यों बनाया गया है, क्योंकि टेम्परेचर अगर राइज करते जाएं तो फेरोमैग्नेटिक में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आता, बट एक मैक्सिमम वैल्यू तक, उस मैक्सिमम वैल्यू उस टेम्परेचर का नाम है क्यूरी टेम्परेचर, वेयर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और जो बेसिक लॉ लगाया है थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, बस उसमें आ जाएगा T माइनस TC, वेयर TC इज इक्वल टू क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर के बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लॉ को फॉलो करेंगे, तो इसका आंसर क्या है, ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 40। थिन रेक्टेंगुलर मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली हैज ए पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू t, नाउ इट इज ब्रोकन इनटू 2 इक्वल हाफ्स, तो दो पार्ट में डिवाइड किया, फिर वही क्वेश्चन सेम आ गया, दो पार्ट में डिवाइड किया तो L/2 और M/2, मास हाफ हो गया। पोल स्ट्रेंथ, अब एक पार्ट में देखा तो इसकी लेंथ L/2 मास M/2, लेकिन पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। सबसे पहले चेंज अपन देख लेते हैं I, तो मास हाफ हो गया, लेंथ हो गई हाफ, तो L स्क्वायर बाय कितना हो गया 8, मतलब 4, हाफ हुआ तो स्क्वायर करके 4/12। ध्यान दो तो ml स्क्वायर बाय 12 के साथ 2 × 4 8, मतलब फाइनल आंसर है I/8 इनिशियल वैल्यू से। फिर अपन जाएं किसके लिए, डाइपोल मूवमेंट स्मॉल m, मास ये पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ डज नॉट अफेक्टेड, और लेंथ हो गई है हाफ, तो 2L/2, मतलब दैट मींस आंसर आ गया m/2। अब अगर इसी को अपन पुट करने जाएं तो t डैश न्यू वैल्यू आएगी 2 पाई अंडर रूट I की जगह पर I/8, और यहां पर देखने जाए तो m की जगह पर क्या आएगा m/2, कैंसिल करने जाए और साथ में BH भी रहेगा, BH मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम्स। बाहर अगर देखें तो इनिशियल इस पूरे के लिए 2 पाई I/MBH, इस पूरे की वैल्यू कितनी रहेगी t, तो इस पूरे को अपन ने क्या बोल दिया t, और 4 से बाहर कितना आता है 2, दैट मींस t डैश की वैल्यू है t/2 और डिवाइड करें अपन t से, तो t से t कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। अपने पास एक आंसर और आ गया है 1/2। ये हो गया आपके 31 से 40 क्वेश्चन। थैंक यू फ्रेंड्स।